नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। तो हम आपको बताएंगे कि आपको अपने सौदे में क्या करना चाहिए। लेकिन सौदा आपका की शुरुआत होती है कमोडिटी बाजारों की ओपनिंग के साथ और कमोडिटी बाजार खुलने ही वाले हैं। तो बता देते कि कमोडिटी बाजार खुलते ही कहां आपके लिए है कमाई का मौका। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स आपको देंगे सलाह, कमाई की टिप्स आपको देंगे। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए कहां लगाएं पैसा। निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी बनाइए हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। छोटे शेयरों में दिख रहा है किस तरह का एक्शन, कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप्स उस पर रहेगी नजर। टेलीकॉम कंपनियों का होगा ऑडिट, तो आपको क्या करना चाहिए इन शेयरों में। 300 दवाओं पर लग गया है बैन। फार्मा शेयरों पर भी रहेगी नजर। एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे और आपके शेयरों पर होगी फटाफट सलाह। लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजारों का हम इंतजार कर रहे हैं खुलने का, और कमोडिटी बाजार खुल गए। आज दो अहम चीजें, बैंक ऑफ जापान की बैठक शुरू हो रही है, फेड रिजर्व की भी बैठक पर रहेगी नजर। सोने की शुरुआत इससे पहले हम देख रहे हैं लाल निशान में होते हुए 29,397 के साथ सोना MCX, और चांदी भी कमजोर है। बेसिकली फेड की बैठक पर प्रेशियस मेटल की नजर रहेगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम सोने को देख रहे हैं $1250 के आसपास है और भारत में भी कमजोरी नजर आ रही है। वहीं क्रूड में देखिए, इसमें दबाव आते हुए 2577 का भाव क्रूड MCX पर खुलते के साथ देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक गैस $121.50 के भाव के साथ दबाव के साथ खुल रहा है। बेस मेटल में कॉपर में तेजी, $338 का भाव कॉपर में देखने को मिल रहा है। निकल भी आज हरे निशान पर शुरुआत करते हुए $593.40 का भाव निकल में। एल्यूमिनियम में भी तेजी, यानी पूरे ही बेस मेटल्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। और इसी तेजी को लेड भी फॉलो कर रहा है, $124.45 का भाव लेड MCX में। जिंक भी हरे निशान पर मजबूत है आज बेस मेटल का पूरा ही पैक। कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम सभी तेजी के साथ। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन पर सबसे पहले नजर, मजबूती के साथ शुरुआत, 3,700 का भाव सोयाबीन NCDX। सरसों भी $4,000 के साथ तेजी के साथ खुलते हुए यहां भी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सोया ऑयल दबाव के साथ खुल रहा है लाल निशान पर $612.15 के साथ सोया ऑयल NCDX की शुरुआत हो रही है। क्रूड पाम $505.60 का भाव फिलहाल। चने में तेजी, 4,464 के साथ $48 की मजबूती चने में देखने को मिल रही है। ग्वार सीड कमजोर है, 3,078 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है ग्वार सीड NCDX। शुगर यानी कि चीनी 3,266 पर हरे निशान पर शुरुआत करते हुए बार्ले में $1451.50 का भाव हरे निशान में शुरुआत हो। एग्री कमोडिटीज में हालांकि हम तेजी के साथ शुरुआत देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं काउंटर से जहां स्लोनेस नजर आ रही है, तो बेस मेटल्स आज जबरदस्त शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कमोडिटी बाजार में। हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। हितेश, गुड मॉर्निंग। दो बड़ी बातें जिस पर कमोडिटी बाजार की नजर रहेगी, बैंक ऑफ जापान की 2 दिन की बैठक और उधर फेड की बैठक जिसमें 16 तारीख को हम इंटरेस्ट रेट पर फैसला देख सकते हैं। ऐसे में सोने में क्या करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाली कमोडिटी रहेगी। देखिए, अब बैंक ऑफ जापान और ECB की बात करें, ऑल्दो ECB ने सरप्राइज तो किया मार्केट्स को टू एन एक्सटेंट, बट टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके थे मार्केट्स की। जो ECB है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स का पॉलिसी अडॉप्ट करे और बैंक ऑफ जापान भी करेगा। तो ये तो एक्चुअली फैक्टर्ड इन हो चुका। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर जो रहेगा वो फेड की जो मीट है वो रहेगा। अगर ऐसा होता है कि का परसेप्शन बनता है कि फेड हॉकिश रहे, तो हो सकता है गोल्ड पे दबाव बने। पर कहाँ इंडिकेशन आते हैं कि फेड बताता है कि भले वो लोग रेट हाइक करने की कोशिश करेंगे बट थोड़ा डिले हो सकता है, तो देन दैट कैन प्रूव कंस्ट्रक्टिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो आई थिंक एट द मीन टाइम, एज फार एज योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, आई वुड प्रेफर टू स्टे ऑन द साइडलाइन। तो जहां तक क्लियर क्यूज नहीं आते गोल्ड से, आई थिंक मुझे लगता है यही जो रेंज में जो कर रहा है वहां कंसोलिडेट ही करते रहेगा। तो वेट एंड वॉच एक तरह से हितेश सोने में। लेकिन कच्चा तेल क्या ये बॉटम आउट हो चुका है, इसमें क्या सलाह देंगे आप। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बात करें ऑयल की डिमांड सप्लाई वेरिएबल्स, तो ग्राउंड रिलेटिव पे एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो फोकस था वो रादर मोर ऑन द ओपेक साइड था। तो ओपेक पे तो कुछ नहीं हो रहा, पर नॉन ओपेक पे जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे EIA की रिपोर्ट्स क्लियरली आज जो लास्ट वीक आई वो बता रहे हैं कि जो नॉन ओपेक है वहां कहाँ ना कहाँ आउटपुट में मॉडरेशन होने वाला है। जैसे उनकी जो पहले के एस्टिमेट थे कि नॉन ओपेक साइड 6 लाख बैरल का आउटपुट कट होगा पर डे का, अभी वो बता रहे हैं कि ये साल 7.5 लाख बैरल का
कट हो सकता है, मोस्टली कमिंग फ्रॉम द यूएस साइड। तो वो कहाँ ना कहाँ सपोर्ट कर रहा है। और ये जो 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है ओपेक प्लेयर्स और दूसरे बड़े प्लेयर्स की, वहां कहाँ ना कहाँ होप है कि कुछ प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर का के बारे में बात हो या कुछ इनिशिएट हो, तो वो सपोर्ट दे रहा है। आई थिंक टेक्निकली भी जो बुलिश मोमेंटम है और ये जो फैक्टर्स मैंने मेंशन किए वो सपोर्ट दे सकता है ना। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ऑयल एक बार 40 WTI है वो टुवर्ड्स 40 जा सकता है। आस्था, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी 2 पिक क्या होंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटी में मेरी पहली टॉप पिक चने पे रहेगी। बैंक की सलाह इस काउंटर पे रहेगी अराउंड 43.70 पे, 43 रैंक के स्टॉप लॉस के साथ 44.40 का टारगेट रहेगा। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ऊपर खुला है तो थोड़ा डिप्स आते हैं, तो वहां पे बैंक की सलाह रहेगी और मैं मेरा टारगेट एक्सटेंड करके 4500 का टारगेट इस काउंटर पे दूंगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लीड अराइवल्स आ रहे हैं मार्केट में, उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। और जो खबरें निकल के आ रही है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कि काफी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड और हिलस्टॉर्म की वजह से फसल खराब हुई है, तो उसका भी सपोर्ट प्राइसेस को मिलेगा। सेकेंड मेरी टॉपिक जीरा में रहेगी। इसमें सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी अराउंड द लेवल ऑफ 15,200 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल टारगेट इसमें 14,700 का रहेगा। तो एक बाय की कॉल दे रही हैं, एक सेल की सलाह दे रही हैं। सेल जीरे पर कह रही हैं और बाय ऑन डिप्स चने में, क्योंकि आज चने की बहुत तेज शुरुआत हुई है, इसलिए डिप्स पर रखिए नजर। आज आपने बेमौसम बारिश की बात की है, कई इलाकों में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गेहूं को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसमें अभी आप क्या करने की सलाह देंगी? गेहूं की बात करें तो ये जो बेमौसम की बारिश है, डेफिनेटली इसका असर भी प्राइसेस पे हमें गोइंग फॉरवर्ड दिखने को मिलेगा। इसीलिए तेजी की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा ट्रेडर्स अभी इस पे वेट कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है गेहूं की प्राइसेस में तो वहां पे बाइंग करके चला जा सकता है। हितेश, बेस मेटल्स ने आज बेहद मजबूत शुरुआत की है, क्या करने की सलाह देंगे इसमें? देखिए, मोस्ट ऑफ पैक में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आई कि चाइनीज मार्केट में जो स्टेबिलिटी आई है वो ओवरऑल दे रहा है। और ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रही है कि चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज सेंट्रल बैंक से कुछ ना कुछ और फर्दर स्टिमुलस आएगा। पर जो इंडिकेटर्स रिसेंटली आए वो अभी भी मिक्स्ड है। तो आई थिंक ये होप दे रहा है कि और कुछ ना कुछ एक्शन सेंट्रल बैंक से रहने वाला है। पर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में मुझे अभी भी निकल जो है वल्नरेबल लगता है, क्योंकि टेक्निकली 600 के ऊपर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। और निकल को हम देखते हैं कि टाइम आफ्टर अगेन एंड अगेन 600 के ऊपर जो एक सेलिंग प्रेशर रीसरफेस होता है। तो अब पूरे कॉम्प्लेक्स में बात करें तो आई थिंक वी आर ओवरऑल बुलिश ऑन कॉपर एंड जिंक और अदर मेटल्स। पर निकल में हमें डाउट लगता है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बट सो वील प्रेफर टू गो शॉर्ट विद शॉर्ट स्ट्रैटेजी। सो निकल इज कंसर्न, आई विल प्रेफर टू सेल आउट 600 लेवल्स और इवेंचुअली आई थिंक निकल कैन मूव एज लो एज 570-580 लेवल्स। हितेश, रुपया 67 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, आगे की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, रुपी डेफिनेटली रेजिलेंट है, क्योंकि जो बॉयंसी हम डोमेस्टिक इक्विटीज में देख रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है। बट आई थिंक ये जो रेजिलेंस है वो हम देख रहे हैं कि खाली रुपी के इनहेरेंट फंडामेंटल्स के से नहीं चला, हम ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में जो रैली देखी है वो सपोर्ट कर रहा है। बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो इमर्जिंग मार्केट में रिलीफ रैली वुड बी शॉर्ट लिव और वापस कहाँ ना कहाँ एक सेलिंग प्रेशर रीसरफेस हो सकता है ग्लोबल इक्विटीज या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो आई थिंक ये रेंज रहेगा। बट आई विल नॉट रूल आउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ रुपी गोइंग बैक टुवर्ड्स 68.30, 68.40 लेवल्स। नीचे के साइड में 66.50 आई थिंक इज अ मेजर रेजिस्टेंस, मेजर बैरियर वेयर आई थिंक इट वुड डिफिकल्ट टू क्रॉस दोस लेवल्स। शुक्रिया हितेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही में आस्था जैन, आपका भी धन्यवाद। हितेश जैन और आस्था जैन हमारे साथ थे। सुबह बाजारों के खुलते ही आपको सलाह दे रहे थे। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट और एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा CNBC आवाज। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं क्योंकि आगे सौदा आपका में आपके लिए है जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही मौजूदा बाजार में क्या करें आप बताएंगे आर्थिक ग्लोबल के राकेश बंसल। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर आज आपको दे रहे तत्काल ट्रेड आइडिया। जय के मुताबिक हीरो मोटो फ्यूचर में है खरीद की सलाह।
लक्ष्य 2870 का, स्टॉप लॉस जरूर रखें 2785 का, और खरीद की सलाह हीरो मोटो फ्यूचर्स में जय ठक्कर की राय, तत्काल ट्रेड। और सोमवार की शुरुआत बाजार मजबूती के साथ कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं, 166 अंकों की मजबूती यहां पर है, 24,885 पर बना हुआ है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी भी 7,560 के आसपास ऑलमोस्ट 48 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप पर नजर डालें, 76 अंकों की मजबूती मिड कैप में भी दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी आज मजबूती के मूड में अभी तक नजर आ रहे हैं। 182 अंकों की बढ़त हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 1102 शेयर हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, यानी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट, गेल, अदानी पोर्ट, ये कुछ नाम है जो शामिल है, जो आगे बढ़ रहे हैं। और अदानी पोर्ट, केन इंडिया, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, इन सब में हमें आज मजबूती दिख रही है। तो 1102 शेयर मजबूत हैं, उसके मुकाबले 277 में दबाव, और दबाव वाले काउंटर्स हैं कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी। सौदा आपका में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की है, निफ्टी में आप क्या सलाह देंगे आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। डेफिनेटली निफ्टी ने, मार्केट ने एक मजबूत शुरुआत करी है, और साथ साथ निफ्टी ने एक ब्रेकआउट भी दिखाया है। टेक्निकल ब्रेकआउट एक 7540 के ऊपर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के सेशन में देखें तो 7500 का एक ऑप्शन बैरियर मार्केट ने तोड़ा था। अगर आप देखें तो इस साल कंसेक्यूटिवली तीसरी बार ऑप्शन बैरियर टूटा है। सबसे पहले 7600 का पुट ऑप्शन बैरियर टूटा था, उसके बाद 7200 का पुट ऑप्शन बैरियर टूटा, और अब इस सीरीज में हम 7500 का एक कॉल ऑप्शन बैरियर टूटते हुए देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है मार्केट में काफी तेजी है। 7500 के नीचे 7499 पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और निफ्टी के अंदर 7700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर नीचे में 14,978 एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बैंक निफ्टी 15,700 की रैली दिखा सकता है। प्रियंका, अगर तीसरा इंडेक्स देखें सीनेक्स आईटी इंडेक्स, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। तो ब्रॉडरली अगर आप देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ लगती है। मुझे लगता है ये सप्ताह जो एक स्ट्रांग नोट पे शुरू हुआ है, इस सप्ताह में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और राकेश जी हमें ये भी बताने वाले कि उनके कौन से 2 ट्रेडिंग पिक्स हैं इस बाजार में, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक और काम की बात। शुरू होने वाला है जल्दी एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब? जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। इसे डाउनलोड करने के लिए 9555100400 पर मिस कॉल दीजिए। अब दर्शकों के पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। व्यूअर्स का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, इसके लिए आपको सेबी में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, तो अभी डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल ऐप। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के कारण मेरे हिसाब से ऑडियंस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑडियंस को मालूम चलेगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी चलती है, कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से सीएनबीसी आवाज का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये बहुत आगे लेके जाएगा ऑडियंस को। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशीष वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में दिख रहा है कैसा एक्शन। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सोमवार की शुरुआत स्ट्रेंथ के साथ की है बाजारों ने। तो स्मॉल कैप में दिख रहा है कैसा एक्शन, बताने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष बताइए स्मॉल कैप शेयरों में आज क्या एक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, आपने हाईलाइट किया था मार्केट ब्रेथ आज खासी पॉजिटिव है, मदद मिल रही है स्मॉल कैप यूनिवर्स से भी। दिन के हाईज के आसपास 3/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ स्मॉल कैप यूनिवर्स कामकाज करता हुआ। सबसे पहले आज का जो स्टॉक इन फोकस है स्मॉल कैप यूनिवर्स से, वो है सैस्किन कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम से, जो दूसरा और फाइनल आर्बिट्रेशन था, मुकदमा था, जो इस कंपनी ने जीत लिया है। ऑलमोस्ट इस कंपनी के पास अब $45 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में, भारतीय रुपए में
300 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई होगी, 16% का उछाल इस स्टॉक में। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स की न्यूज स्मॉल कैप यूनिवर्स से क्यूपिड जहां पे एक ऑर्डर मिला 8% का उछाल, भूषण स्टील और तमाम ऐसी कंपनी जो डेट लेडन है, दिक्कतें हैं, कर्ज है जिनकी बुक्स पे, उनके प्रमोटर्स को समन करा गया है। उसके बावजूद स्टॉक 5% उछाल के साथ, क्योंकि मेटल्स आज मजबूत हैं। साइजल इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे वारंट्स इक्विटी में तब्दील किए गए, स्टॉक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। इसके अलावा यूबी होल्डिंग्स, माल्या साहब पे नॉन अवेलेबल वारंट आता हुआ, वो तमाम दिक्कतें सामने आती हुई 5% के लोस पे इस दिन के कामकाज कर रहा है। जीएनएफसी बेल्जियन की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर करा है। स्टॉक शुरुआत लाल निशान के साथ करती है, लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी। इलेक्ट्रोस्टील स्टील मोमेंटम में ये भी है, लेकिन यहां पे रखें प्रमोटर्स को, यहां पे भी समन करा गया है। तो ये खबरों वाले स्टॉक्स थे। इसके अलावा डायनाकॉर्ड टेक्नोलॉजीज 20% का अपर सर्किट, लंबोदरा टेक्सटाइल्स में हम देख रहे हैं 12-13% के आसपास का उछाल है। जीएम ब्रेवरीज रीसेंट करेक्शन के बाद वापस फोकस में आता हुआ 5% से ज्यादा का उछाल यहां पर है। चीनी कंपनीज की मिठास आज फिर से बढ़ती हुई, और स्मॉल कैप यूनिवर्स में उत्तम शुगर, द्वारिकेश शुगर, धरानी शुगर्स 5 से 10% की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। इनफैक्ट चाय कंपनीज, खाने पीने से जुड़ी कंपनीज आज हरकत में। हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, ये दोनों चाय कंपनियां 5 से 8% का उछाल। हैरीज एग्रो, एलटी फूड्स में भी हम देख रहे हैं आज 4 से 5% के आसपास की मजबूती है। स्मॉल कैप यूनिवर्स में कुछ नोटवर्दी जो लूजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। शिनोजन कंपनी आज फिर से दबाव, 10% कमजोरी। आलोक इंडस्ट्रीज तो पिट के 4 रुपए का स्टॉक बन चुका है। और वाडला इंडस्ट्रीज में इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली बहुत तगड़ा रैली, बहुत तगड़ा मोमेंटम आया था। आज पहला दिन है दबाव का, 2.5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। शुक्रिया आशीष। तो स्मॉल कैप में भी दिख रहा है तगड़ा एक्शन आज। इसी के साथ सौदा आपका भी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, राकेश बंसल और साथ ही में मनीष शर्मा होंगे उनके साथ, जो आपको बताएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में कि एफएनओ बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। हफ्ते की शानदार शुरुआत, मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच निफ्टी 7,550 के पास। बैंकों के डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने का असर, बैंक निफ्टी 1.25% मजबूत। आईसीआईसीआई बैंक में 3% तक की तेजी। टाटा मोटर्स के जेएलआर की ग्लोबल बिक्री के आंकड़े बेहतरीन, शेयर में 3% की बढ़त। सीएजी के ऑडिट के डर से टेलीकॉम शेयरों पर दबाव, सरकार ने कहा 2006 से 2010 के बीच टेलीकॉम कंपनियों ने कम आय दिखाकर बचाया टैक्स। और फिक्स डोज बनाने वाली कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा, 300 से ज्यादा दवाओं पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन लेना है। फोन करें आप हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890, ये है हमारा नंबर। इसके साथ ही हमने व्हाट्सएप नंबर भी रखा है ताकि आप मैसेज कर पाए हमें, 7045220000, ये है नंबर जिस पर आप फोन करें हमें, और आप मैसेज करने में हम आपको सामने से फोन करके आपके सवालों के लेंगे जवाब। हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज तकनीकी राय देने के लिए और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। राकेश बंसल हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के, जो हमें दे रहे हैं आज तकनीकी राय, और साथ ही मनीष शर्मा हमारे साथ है, को फाउंडर derivativestradingresearch.com के। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत मनीष आपकी एक राय के साथ की जाए, उससे पहले बता दूं दर्शकों का हाल क्या है आज के वायदा कारोबार का। जो बजट्स हैं वो आपके सामने रखो कमेंट्स। यहां पर आज 15% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, हालांकि शेयर 0.5% ही ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा वोखार देखिए 4% की मजबूती, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, जो बता रहा है कि तेजी की दमदार पोजीशंस वोखार के काउंटर पर आज बनती हुई दिख रही है। क्रॉम्पटन आज इसके तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे डीमर्जर की स्कीम के चलते, और 6% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, स्टॉक 1% मजबूत, अब फ्लैट कारोबार करता हुआ वायदा कारोबार में ये स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 7,200 और 7,500 पर है, और जो कुछ आज बदला हुआ है 7,500 के पुट पर
लगभग 6 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे और 60,600 के पुट पर भी 6 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे। इसका मतलब साफ है कि बाजार दो लेवल्स को बड़े अहम सपोर्ट के तौर पर देख रहा है। पहला है 7,500 का और दूसरा है 7,400 का। तो जिस 7,500 के लेवल को एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था कि इसके पार निकलकर टिकना मुश्किल होगा, अब उसी को बड़े अहम सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 5 लाख शेयरों का इजाफा शुक्रवार के सेशन में भी इसी लेवल पर होता नजर आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। राय लेते हैं मनीष से निफ्टी पर, बताएं खरीदेंगे आप? जी डेफिनेटली अनिल जी, अगर आप देखें 7,500 में 7,500 के पुट पे हैवी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। 7,200 7,500 एक रेंज थी और अब वो रेंज शिफ्ट हो रही है 7,500 से लेकर 7,800 तक। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट की निफ्टी में रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रेट अवे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 7480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है इसी सीरीज में एक बार 7750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी? जी बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। 15,000 एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है और वहां पर लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी, 15,000 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है एक बार 15,800 से 16,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं आप लोगों की स्टॉक फ्यूचर्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लूं और दर्शकों के सवाल लूं, उससे पहले एक खबर आपको देना जरूरी है और वो है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर नकेल कस दी है। विलफुल डिफॉल्टर्स को अब बाजार से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही डिफॉल्टर्स शेयर्स और बॉन्ड्स जारी नहीं कर पाएंगे। साथ ही फिट एंड प्रॉपर नियम में भी बदलाव करने को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं बीएसई की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्राइम डेटाबेस के फाउंडर चेयरमैन पृथ्वी हल्दिया साहब, जो कि सेबी के तमाम इन नियमों पर काफी पैनी नजर रखते हैं, इन सारे डेवलपमेंट पर राय रखते हैं। हल्दिया साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। विलफुल डिफॉल्टर्स पर जो सेबी बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। नमस्कार जी सर। सर ये बताएं कि इसका कितना असर पड़ेगा और क्या छोटे शेयर धारकों को, रिटेल शेयर होल्डर्स को, उनके हितों को बचाने में मदद मिलेगी? देखिए, पहली बात तो अभी ये अंदाजा नहीं है कि इस समय कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं एनएसई में या बीएसई में जो कि एक्टिवली ट्रेड होती हैं, जो कि विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में हैं। तो एक सेबी और आरबीआई का जो एक जॉइंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर पहले बात तो ये करना चाहिए कि डेटाबेस की मैचिंग होनी चाहिए ताकि एक लिस्ट सामने निकल के आए कि 5 हैं, 25 हैं, 50 हैं, 100 कितने लोग हैं जो कि इस समय लिस्टेड हैं और जो बिल्कुल डिफॉल्टर लिस्ट में हैं। पर जहां तक की बात है कि जो सेबी ने कदम उठाए हैं अपनी रिसेंट बोर्ड मीटिंग के अंदर, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये है कि एक डिफॉल्टर है जिसकी नीयत खराब है, विलफुली वो डिफॉल्ट कर रहा है। जिसकी नीयत ही खराब है उसको और पैसा रेज करना है या उसको मार्केट में बने रहना, इन्वेस्टर से और पैसा रेज करना बिल्कुल मना होना चाहिए। और अब ये बोर्ड के उसके जो मेंबर्स हैं उनको और बोर्ड पे अलाउड नहीं होना चाहिए, जो 2 कदम उठाए हैं। तो इससे थोड़ा सा नकेल कसी जाएगी। पर मैं ये नहीं मानता कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बिल्कुल डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर हैं और जो मार्केट से पैसा रेज करना चाहती हैं। हाँ, ये नियम जो आईपीओ के लिए है वहां पे जरूर ये कामयाब होगा, क्योंकि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हैं, आपने लोन लिए हुए हैं और आप डिफॉल्टर हैं, तो सेबी ने कहा है कि ऐसी कंपनीज को हम आईपीओ लेके आने नहीं देंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत ही अगर खराब होगी तो फिर आगे निवेशकों का हाल खराब ही होगा। तो मेरे ख्याल से आईपीओ के स्टेज पे भी जो सेबी ने नियम बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। हल्दिया साहब, जो एक बात मैं समझ रहा हूँ, जैसा आपने भी पॉइंट कहा कि बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं या कितने हैं पता नहीं, लेकिन कम से कम एक संकेत इन नियमों से जो मिल सकता है वो ये कि आने वाले समय में लोग जानबूझकर बैंकों को पैसा न दें, भुगतान न करें, इस पर तो बिल्कुल नकेल कसेगी, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा मतलब आपके पैसा जुटाने के सारे सोर्स बंद। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, हर एक मार्केट के अंदर एक तो एक्शन होता है और एक होता है डेटरेंट। आपको डेटरेंट भी क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि लोगों को ये डर रहे कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये होगा। और ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट है आगे के लिए कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उसको ये मालूम पड़ जाएगा पहले से ही कि मैंने अगर बैंकों के साथ अगर डिफॉल्ट किया तो फिर मैं मार्केट से भी बाहर हो जाऊंगा, मार्केट से पैसा रेज नहीं कर पाऊंगा।
तो वो 2 बार सोचेगा विलफुल डिफॉल्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पास अब वो कोई जरिया बचेगा नहीं, और इसलिए बहुत अच्छा डिटरेंट है आगे के लिए। एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा जो इस वीकेंड पर था कि बीएसई की लिस्टिंग को सिद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है और एक इसे एनएसई पर भी लिस्ट किया जा सकेगा। सर, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? और जो पहले बड़ा एक डर था एक्सचेंजेस को कि हम दूसरे एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, हमारी काफी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी, तो जो कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसके मुद्दे आ रहे थे। अब ये सब कैसे होगा? क्या ये सुलझता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, बीएसई ने कभी ये नहीं कहा है कि हम सेल्फ लिस्टिंग करना चाहते हैं। वो क्रॉस लिस्टिंग के लिए शुरू से तैयार है और वो एनएसई पे लिस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना इरादा ऑलरेडी जाहिर कर रखा है। लिस्टिंग जो एक्सचेंजेस की है वो मार्केट की बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड बढ़ते हैं और निवेशकों को भी मौका मिलता है एक्सचेंज के अंदर उसकी वेल्थ में पार्टिसिपेट करने का। और दुनिया में बहुत सारी एक्सचेंजेस जो लिस्टेड हैं और अच्छा मॉडल चल रहा है, तो बीएसई को जो मंजूरी दी है बहुत अहम कदम है। बीएसई काफ़ी सालों से कोशिश में था कि वो लिस्ट कर पाए, और बीएसई के अंदर ये जो लिस्टिंग हो रही है वो पैसा जुटाने के लिए नहीं हो रही, क्योंकि बीएसई के पास काफ़ी रिजर्व्स हैं, उनको अभी कैपिटल की कोई दरकार नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि हमारा बेसिकली लिस्टिंग का पर्पज़ एक तो लिस्टिंग के जो कई सारे फायदे होते हैं वो है, पर प्राइमरीली जो है वो एग्जिट रूट देने का है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। जैसा आपको ज्ञात होगा कि सेबी के अंदर, बीएसई के अंदर अभी भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनके मेंबर ब्रोकर्स हैं जो कि शेयर होल्डर हैं और जो कि एग्जिट चाहते थे। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट निवेशक भी आए थे जो कि जिनको एग्जिट चाहिए मार्केट के थ्रू। तो ये लिस्टिंग जो होगी सब्सटेंशियली ऑफर पर सेल होगी। मेरे को नहीं लगता है कि इसके अंदर कैपिटल रेज करी जाएगी, और ये एक अच्छा कदम है। एक्सचेंजेस और जो और मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो लिस्टिंग एरिया में आते हैं तो मार्केट के लिए अच्छा ही है। एनएसई ने अभी ये कुछ प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं कि एनएसई इतनी खुश नहीं है बीएसई में लिस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमको सेबी रेगुलेट करे, हम दूसरे एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो सेल्फ लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से कोई फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर। सेल्फ लिस्टिंग और क्रॉस लिस्टिंग के दोनों के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, पर जहाँ तक कंपटीशन की बात है मुझे ये नहीं लगता कि क्योंकि आपको जो डिस्क्लोजर देने हैं वो सेबी के गाइडलाइंस के और रेगुलेशंस के तहत देने हैं। तो अगर आप दूसरी एक्सचेंज को वही डिस्क्लोजर दे रहे हैं जो आप मार्केट को दे रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऐसी कोई नहीं होता है कि कोई एक्सचेंज अगर लिस्टेड है या कोई कंपनी लिस्टेड है तो एक्सचेंज उसकी कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव हो वो उनसे लेने की कोशिश करे। तो जहाँ तक कंपटीशन को डिस्क्लोज करने की सवाल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा है। पर एनएसई ने अपने खुद के रीजन दिए कि वो क्यों नहीं बीएसई में लिस्ट करना चाहती है, और अभी सरकार और सेबी इसको विचार कर रही है। पर बीएसई ने तो ये जाहिर किया है शुरू से कि वो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वो अगर एनएसई में लिस्ट करें, और ये बहुत अच्छा मूव है। मुझे लगता है अगले 3-4-6 महीने के अंदर बीएसई की अगर मार्केट कंडीशन ठीक रही तो बीएसई की आईपीओ आ जाएगी। एक जरूरी चीज जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि एक्सचेंजेस अब फॉर प्रॉफिट एंटिटीज हो गई हैं और उनके पास शेयर होल्डर्स हैं। अब जब मार्केट में आएंगे तो और शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट मोटिव काफी इंपॉर्टेंट मोटिव रहेगा। इसके चलते रेगुलेटरी रोल जो उनका है उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर सेबी ने कई सारे नियम बनाए हैं। सेबी को आगे और वॉचफुल रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि कुछ कंप्रोमाइज हो जाए रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर, क्योंकि आप हमको सबको मालूम है कि एक्सचेंजेस जो है वो फ्रंट रेगुलेटर्स माने जाते हैं। सारी कंपनीज उन्हीं को डेटा रिपोर्ट करती है, उन्हीं को कई सारी सर्वेलेंस और एक्शन लेने होते हैं। तो एक रेगुलेटरी रोल और कमर्शियल रोल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा आगे चलते हैं। मुझे पक्का है कि सेबी इसको ध्यान से देखेगी और ये इंश्योर करेगी कि रेगुलेटरी फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाए। जी, तो कुल मिलाकर बीएसई की एनएसए पर लिस्टिंग कम से कम कई सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट देगी, और साथ ही सेबी जो विलफुल डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने जा रही है उसका फायदा भी आने वाले समय में कैपिटल मार्केट को मिलेगा, निवेशकों को मिलेगा। हल्दिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमें देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राकेश बंसल और महेश चौहान। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब, जानने के लिए डाउनलोड करें advisoryMandi.com मोबाइल ऐप।
इसे डाउनलोड करने के लिए आप 9555-100-400 इस नंबर पर मिस कॉल करें। अब दर्शकों के पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। व्यूअर्स का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसके लिए आपको सेबी में रजिस्टर होना जरूरी नहीं। अगर आप सिर्फ दर्शक हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। डाउनलोड करें advisoryMandi.com का मोबाइल ऐप। शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के सवाल। बुल्ढाना से हमारे साथ पहले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजू सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हेलो। हाँ राजू जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैंने जेट एयरवेज का 520 का पुट लिया है सर। 520 का पुट खरीदा है आपने जेट एयरवेज का? बराबर सर। ओके चलिए पूछते हैं राकेश, क्या राय होगी आपकी इनके लिए? जेट एयरवेज में मंदी करना चाहते हैं, पुट खरीदकर 520 रुपए में। किस भाव में खरीदा है राजू साहब, बता सकते हैं आप? 23 रुपए में खरीदा है सर। 24 रुपए में। चलिए 24 रुपए के आसपास खरीदा है। वर्तमान भाव बता दूं मैं आपको पहले। और चलिए इस बीच पहले राय ले लूं तब तक राकेश से। बताएं राकेश क्या करें? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है इन्होंने पुट गलत खरीदा है। जेट एयरवेज में मुझे लगता है गिरावट खत्म हो चुकी है, स्टॉक एक बेस बना रहा है और फॉर द टाइम बिंग 520 का इन्होंने पुट खरीदा और 520 ही स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है और मुझे लग रहा है स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है। एक बार ऊपर में स्टॉक 560 के लेवल तोड़ेगा तो बड़ी रैली देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं है स्टॉक 520 के नीचे जाएगा। कोई भी छोटी मोटी करेक्शन आती है तो जो पुट इन्होंने खरीदा हुआ है उसमें से निकलने की कोशिश करें। ओके। कॉल इंडिया ये है पिक के तौर पर मनीष शर्मा ने चुना है अपनी लिस्ट में खरीदारी के लिए। बताएं मनीष। जी कोल इंडिया में अगर आप देखें 290 295 एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है और वहीं से हमें लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। 300 रुपए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 302 का। अगर वो क्रॉस कर देते हैं तो मुझे लगता है इसमें एक बार वापस से 320 325 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 292 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं 320 के टारगेट के लिए। बाटा ये है राकेश की लिस्ट में खरीदारी के लिए। से राकेश क्या टारगेट है इसके लिए? अनिल जी काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। नीचे से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। 476.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 523 के लक्ष्य के लिए बाटा को बाय करना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ है दिल्ली से जतिन। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार राकेश जी। जी पूछिए। हेलो सर, मैंने 3 लॉट शॉर्ट कर रखे हैं डीएलएफ के एट 92 पे। ओके। और मैं उसमें बिल्कुल फंस चुका हूँ। मतलब वो अभी लास्ट मंथ भी नीचे आता रहा, थॉट के ये नीचे आएगा। और कैडिला का एक शॉर्ट कर रखा है 333 पे। ओके। तो प्लीज सजेस्ट मी। केडिला केडिला क्या भाव में शॉर्ट किया? 333 में। 333 में। ठीक बात है। चलिए आपने राकेश जी का नाम लिया, मैं राकेश जी से ही पूछता हूँ। आप दिल्ली के हैं जतिन जी और राकेश जी भी दिल्ली के हैं। राकेश जी डीएलएफ में बुरे फंसे हैं जतिन इस वक्त। 92 रुपए का शॉर्ट है, 3 लॉट है, क्या सलाह देंगे आप, कैसे निकले इससे बाहर? देखिए अनिल जी, ट्रेंड के विपरीत डीएलएफ में ट्रेड है। निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि जो इन्होंने पोजीशन शॉर्ट करी हुई है उसको लॉस बुक करें। डीएलएफ में अगर कोई पोजीशन होनी चाहिए तो वो लॉन्ग साइड पे होनी चाहिए 104.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और डीएलएफ में ऊपर में 118 120 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये शॉर्ट पोजीशन से नहीं निकलते हैं और 118 120 के लेवल्स आते हैं तो इनको काफी दिक्कत होगी। लॉस बुक करके अगर डीएलएफ में कोई पोजीशन रखनी है तो वो लॉन्ग साइड पर रखनी चाहिए। और दूसरा जो इनका प्रश्न है कैडिला हेल्थ केयर, वो भी टेक्निकली एक गलत ट्रेड है। स्टॉक बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीचे में 334 335 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। कैडिला में भी लॉस बुक करके बाहर आना चाहिए, 334 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और कैडिला में मुझे लगता है ऊपर में 364 365 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही पोजीशंस में मंदी को काट के दोनों स्टॉक्स में तेजी खेलनी चाहिए। जतिन जी ट्रेड उल्टा है, कम से कम तेजी करने की हिम्मत हो ना हो, मंदी तो जरूर काट लें, इतना तो कम से कम आप राकेश की बात जरूर सुने। इस बीच स्पाइस जेट ये शेयर आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। तेज गिरावट होती दिखी स्पाइस जेट के शेयर में, 10% लुढ़क चुका है ये स्टॉक और काफी तेज गिरावट पिछले कुछ मिनटों में होती हुई दिखी। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखें, देखना होगा क्या एक्शन हो रहा है, क्यों इतना गिरा है। खुला उतना बुरा नहीं था
लेकिन तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है 10% के नुकसान के साथ, और 63 लाख शेयरों का कारोबार आपकी स्क्रीन पर। मनीष, आपने टाटा मोटर्स खरीदारी करने की राय दी है, बताएं इसके बारे में। हाँ जी, डेफिनेटली 360 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ और मुझे लगता है इसमें इजीली 380-390 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग भी हो रही है और एफ एंड ओ में भी मुझे लगता है एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप एक्शन में इसमें देखने को मिल सकता है और 390-380 तक के इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 355 का और 380 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ओके, तो ये है राय इस वक्त टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। मनीष की भी कुछ पिक्स हैं, राकेश की भी हैं, दर्शकों के सवाल हैं, ऑप्शंस के रणनीति, ढेर सारा एक्शन इस ब्रेक के बाद। और बता दूं आपको, मनीष शर्मा की ऑप्शन रणनीति कहां पर वो ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुल कॉल स्प्रेड में होता क्या है, आपका जो अभी भाव चल रहा है उसके नजदीक के प्राइस का कॉल खरीदने का और उसके ऊपर का एक कॉल बेच देने का। तो निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाएंगे आप, 7600 का कॉल खरीदें, इस वक्त 90 रुपए के आसपास दाम देना होगा। उसकी कॉस्ट कम करने के लिए 7800 का कॉल बेच दे, 25 रुपए वहां से आपको मिलेंगे, तो आपकी कॉस्ट हो गई लगभग 65 रुपए की। यानी कि इस रणनीति में मैक्सिमम घाटा हो सकता है आपको 4875, 5000 रुपए राउंड फिगर मान लीजिए, और मैक्सिमम मुनाफा हो सकता है 10,000 का अगर 7800 के आसपास निफ्टी पहुंच जाए तो। ये है रणनीति मनीष की। तो वक्त है मनीष से विदा लेने का। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय देने के लिए। राकेश हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन मुझे भी आप इजाजत दीजिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएगी राकेश बंसल के साथ सौदा आपका में। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव। हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत, मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच निफ्टी 7550 के पार। बैंकों के डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने का असर, बैंक निफ्टी 1.25% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक में 3% से ज्यादा की तेजी। टाटा मोटर्स के जैगुआर और लैंड रोवर की ग्लोबल बिक्री के आंकड़े अच्छे, शेयर में 3% तक की बढ़त। कैट के ऑडिट के डर से टेलीकॉम शेयरों में दबाव, सरकार ने कहा 2006 से 2010 के बीच टेलीकॉम कंपनियों ने कम आय दिखाकर बचाया टैक्स। और फिक्स डोज बनाने वाली कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा, 300 से ज्यादा दवाओं पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। तो बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हमारे निशान में देख रहे हैं। निफ्टी 7556 पर बना हुआ है, वहीं 25,000 को छूने की कोशिश सेंसेक्स में दिख रही है। मेरे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। मुंबई से आरके शुक्ला से बात करते हैं, सुनते हैं इनका सवाल। नमस्ते शुक्ला जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास में फिलहाल तो फेडरल बैंक का 185 शेयर है 47.50 पैसा में। फिलहाल मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एंट्री करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जियो आने वाला है इसका, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ इसमें अच्छा रहे। तो किस लेवल पे लूँ? ओके, सो आरकॉम में किस लेवल पर खरीदारी करें? और अब स्पेशल ऑडिट की बात भी आ रही है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, ये एक बिग नेगेटिव इनके लिए हो सकता है। राकेश जी, रिलायंस कम्युनिकेशन में क्या अभी खरीद की सलाह बनती है? 6 महीने का नजरिया है यहाँ शुक्ला जी का। नहीं प्रियंका, रिलायंस कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं बनती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ऊपर में 56 रुपए एक रेजिस्टेंस है। 56 रुपीज के ऊपर स्टॉक जब निकले क्लोजिंग ले तब बाइंग करनी चाहिए। बट प्रियंका, इनका प्रश्न था कि रिलायंस जियो के चलते ये आरकॉम में एंट्री करना चाहते हैं। अगर उसके चलते अगर किसी स्टॉक में एंट्री करनी है तो रिलायंस को खरीदना चाहिए, जहां पे एक टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। आरकॉम से दूर रहना चाहिए। रिलायंस को बाय कर सकते हैं रिलायंस जियो के चलते। और दूसरा जो इनका प्रश्न है, फेडरल बैंक
टेक्निकली 47 रुपीज स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। 47 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 56 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए फेडरल बैंक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो फेडरल बैंक में होल्ड की सलाह, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं आपको राकेश जी। और हम आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है। टीवी 18 और इसकी होल्डिंग अपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। और ये डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि राकेश जी ने अभी आपको रिलायंस में खरीद की सलाह दी है। बढ़ते हैं आगे, पटना से नजीर से बात करते हैं। नजीर, बताइए कौन से शेयर के बारे में सवाल पूछना है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो नजीर, मैं आपको सुन नहीं पाई, बताएं कौन सा शेयर है आपके पास? एवन जो है, एवन ऑफशोर जो है 600 है। एवन ऑफशोर जो है, एवन ऑफशोर के 600 शेयर आप होल्ड करते हैं। 210 आपकी एवरेज का प्राइस रहा है। 21 रुपए 20 पैसे के नुकसान पर है राकेश जी एवन ऑफशोर में, क्या सलाह? देखिए प्रियंका, एक पुलबैक रैली एवन ऑफशोर में चल रही है और मुझे लगता है कि इस पुलबैक रैली में स्टॉक 211, 212 तक जा सकता है। तो फॉर द टाइमिंग पोजीशन को होल्ड करें। अपनी खरीद के आसपास के भाव मिलते हैं तब निकल जाना चाहिए। इलाहाबाद से प्रहलाद से बात करते हैं। नमस्ते प्रहलाद, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हेलो जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल प्रहलाद। सर मेरा बायकॉन है 507 का 20 से 24 शेयर। ओके, 23 रुपए 65 पैसे का नुकसान। राकेश जी, बायकॉन चार्ट पर कैसा दिख रहा है? प्रियंका, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर इनके पास और पूंजी है तो वो भी लगा सकते हैं। नीचे में 460, 465 मुझे बेस लगता है और मुझे लगता है 3 से 4 महीने में स्टॉक 540 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। और अब बात करते हैं रियाज से, नागपुर से जुड़ गए हैं। रियाज, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर जी, मेरा सवाल है, मैंने SBI का शेयर लिया है और यूनियन बैंक का, तो 1 साल का मेरा नजरिया है, उस पर क्या कहेंगे? इसको होल्ड करना चाहिए या अभी जो मुनाफा आ रहा है उसमें निकाल देना चाहिए? ओके, दोनों में इन्हें हल्का सा मुनाफा आ रहा है। क्या प्रॉफिट बुक करने का सही समय हो सकता है राकेश जी SBI और यूनियन बैंक में? देखिए प्रियंका, स्टेट बैंक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। नीचे में 172 के अराउंड स्टॉक का एक बेस बना हुआ है और मुझे लगता है स्टॉक शॉर्ट टर्म में 200, 201 के लेवल दिखा सकता है। तो 200, 201 के अराउंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो इन्होंने स्टॉक लिया यूनियन बैंक, वो मुझे स्टॉक ना शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए अच्छा नहीं लगता है। उस स्टॉक से इन स्तरों पे निकल जाना चाहिए। मैं इनको बाकी स्टॉक से जाऊंगा। एशियन पेंट्स एक काफी अच्छा विकल्प लगता है। मुझे लगता है स्टॉक इस सीरीज में एक नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। तो यूनियन बैंक से स्विच करें एशियन पेंट्स के अंदर। ओके, इसी के साथ राकेश जी धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। राकेश जी से इजाजत ले रहे हैं, लेकिन अब आपके लिए काम की खबर। शुरू होने वाला एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम, मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता? किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब? जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। इसे डाउनलोड करने के लिए 9555100400 पर मिस कॉल दीजिए। अब दर्शकों के पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। व्यूअर्स का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको सेबी में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, तो तुरंत डाउनलोड करें advisorymandi.com मोबाइल ऐप। In this championship, my focus will be on to providing quality trading calls to all our audiences, and whether it is intraday calls or positional call, my idea would be to give quality calls. I would rather focus on giving few quality calls rather than on quantity. तो इंतजार कीजिए, शुरू होने वाला है जल्द ही प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप। और अब सौदा आपका में शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं ओम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल। शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले को। KL सेठी से बात करते हैं, गाजियाबाद से मेरे साथ हैं। सेठी साहब नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ, मेरे पास 300 शेयर मॉर्गन लैब के हैं जी 33 के रेट पे। क्या करना चाहिए इनको?
हेलो हेलो जी, मोरपिन लैब में क्या करें? ₹5.75 का नुकसान भी सेठी साहब यहाँ पर उठा रहे हैं। राजेश जी, मोरपिन लैब क्या सलाह देंगे? प्रियंका, फंडामेंटली इस स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं इसमें बने रहने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉल था जहां ये फंस गए हैं। पहले मौके पे इन्हें निकल जाना चाहिए। रेदर मैं तो ये कहूंगा कि यहां भी अपना नुकसान बुक कर लें और किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करें जहां की आपको ये गुंजाइश रहती है कि कुछ दिन बाद आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। फार्मा में बहुत से ऐसे अच्छे पिक्स हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर छोटे फार्मा की बात करूं तो आप इप्का लैब में देख सकते हैं या जेबी केमिकल्स में देख सकते हैं। यहां अपना पैसा स्विच कर लें। राजेश जी, क्योंकि फार्मा की आप बात कर रहे हैं और आज फार्मा कंपनियां फोकस में इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने 300 ड्रग पर रोक भी लगा दी है। आप इस खबर का किस तरह का असर अभी देखेंगे? देखिए, इमीडिएटली तो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बनता है क्योंकि ये रोक के वजह से कई कंपनियों के मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे ये ऐसा लगता है पर्सनली कि फार्मा कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगी और जहां हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वहां स्विच कर लेंगी। ये भी एक हिस्सा रहेंगी फार्मा कंपनीज का, बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन में दबाव देखने को मिले, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म पेन जरूर दिख रहा है, लेकिन एक्यूमुलेट करने का सही वक्त हो सकता है। कुछ अच्छे प्राइस पॉइंट आपको मिल सकते हैं। वलसाड़ से राजेंद्र से बात करते हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम, और मैं आपकी टीम को बधाई देती हूँ क्योंकि मुझे सटीक टिप्स आप लोगों से मिल रही है और मेरा रिटायरमेंट टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है इसकी वजह से। मैंने अडानी पावर, राजेंद्र जी देखते रहिए CNBC आवाज ऐसे ही आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अडानी पावर्स के 500 शेयर्स फरवरी में लिए थे ₹25.10 पे। अभी उसको आगे रखूं का नहीं, 3 साल का मेरा नजरिया है। ओके, ₹25 की खरीद रही है, फिर भी आपको ₹5 के आसपास पर शेयर में मुनाफा हो रहा है। राजेश जी बताइए, अदानी पावर में क्या सलाह देंगे राजेंद्र जी को? और ये लगातार देखते हैं CNBC आवाज मुनाफा कमाते रहे, अभी के लिए क्या सलाह है? देखिए, पहले तो इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। CNBC आवाज को देखने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड आदमी है, मुझे नहीं लगता कि अडानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जो कि इस लेवल पे और इनके पोर्टफोलियो टाइप्स है। तो यहाँ से एक ट्रेडिंग का नजरिया ही रखें और चूंकि ये मुनाफे में बैठे हैं, एक बार मुनाफा वसूल कर लें। और मैं इन्हें ये सलाह देना चाहूंगा क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और बहुत ही सावधानी से आपको काम करना चाहिए, तो फंडामेंटली जो स्ट्रांग कंपनियां हों वहीं अपना निवेश करें। और तो फंडामेंटली कौन सी वो स्ट्रांग कंपनियां होंगी? 2 पिक आपकी तरफ से अगर मिल सके यहाँ राजेंद्र जी को। देखिए, फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो हमारी रडार पे एक स्टॉक है टोरेंट पावर का, जो कि अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही अच्छे नतीजे दे रहा है। कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कैपेसिटी ऑलरेडी एनहांस हो गई है। हमें लगता है आने वाले दिनों में वहां बहुत अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं, तो वहां एक निवेश किया जा सकता है। थोड़े सा पैसे मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक या येस बैंक में डाले, वहां भी थोड़ा बेहतर रिटर्न आपको कमाया जा सकता है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीग के पिछले हफ्ते के विजेता से करेंगे बात और साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन चल रहा है आगे IPL में कमाई के मामले में। सरकार पर कस गया है शिकंजा। सरकार ने 300 दवाई कंपनियों पर कसा है शिकंजा। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की वजह से 300 दवाइयों पर लग गई है बैन। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ गए, उनके साथ जुड़े हैं फाइजर के पूर्व MD केवल हांडा। ओवर टू यू हेमंत। शुक्रिया प्रियंका। जी हाँ, हांडा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हांडा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सरकार ने जिस तरह का ये कदम उठाया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप फाइजर जैसी कंपनी को चला चुके हैं, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, सर बताइए। ये इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री को कम से कम 4-5 हजार करोड़ का होगा। और ये 350 इरेशनल कॉम्बिनेशंस गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब मेडिकली ये
सही बात नहीं है और मेडिकली इट डजंट मेक सेंस। नाउ इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट के लिए कि ये कॉम्बिनेशन इरेशनल है। मेरे हिसाब से ऐसी कई दवाइयां हैं जो कॉम्बिनेशन की ग्लोबली दिखती हैं, तो उसको प्रूव करना कि ये इरेशनल है इंडिया में और ग्लोबली नहीं है, मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स इसको यूज है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आप उसको बोलते हैं कि 2 इंग्रेडिएंट है वो इरेशनल है, अगर कंबाइन करो, डॉक्टर क्या करेगा कि उसको सिंगल सेपरेटली देगा, तो वो हल नहीं होता। जी। दूसरा मेरा ये है कि उन्होंने कहा कि ये एडिक्टिव होता है, मिसयूज होता है, तो कोई दवाई मिसयूज होने से बैन करनी गलत बात है। हम लोग को अपना सिस्टम टाइट करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, फार्मेसी पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप सब दवाइयां बैन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल हांडा साहब, इसमें सरकार की दलील जो मैं देख रहा था वो ये थी कि इसमें से कई ऐसी दवाएं हैं जो दरअसल डेवलप्ड मार्केट्स में अब नहीं बिकती हैं। ये दलील आपको कितनी हद तक सही लगती है? देखो, अब डेवलप मार्केट में नहीं बोल रहे हैं कि पूरी थर्ड कंट्रीज में ये सब दवाइयां बिक रही हैं। क्या होता है कि डेवलप मार्केट्स में न्यू मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो आगे लोग ये दवाइयां पुरानी मैच्योर दवाइयां नहीं चलती, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बड़ा हाई हो जाता है उनके लिए और वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। पर हमारे जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके लिए तो ये दवाइयां सस्ते में बनती हैं, तो उसको बैन करने में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। हांडा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप फाइजर जैसी कंपनी के एमडी रह चुके हैं। कोरेक्स ये एक ऐसी दवा है जो हर किसी के जहन में आती है, और इस तरह की दवाएं अगर रोक दी जाएं तो अब एमएनसी कंपनीज क्या इसके खिलाफ अपील करेंगी? अगर आप इस समय उस चेयर पर होते तो क्या आप इसे कंटेस्ट करते, क्या करते आप? एक तो कोरेक्स मेडिकली इरेशनल है ही नहीं, तो वो तो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबली ये दवा अवेलेबल है 10-12 कंट्रीज में, और मेडिकली ये प्रूवन है कि कोडिन इज वेरी गुड, इट हैज सम इम्पैक्ट। एंड जो पॉपुलेशंस होते हैं जो सो नहीं सकते, जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए तो दवाई काफी अच्छी है। ऐसी दवाइयों को बैन करना कि ये मिसयूज होती है या इरेशनल कॉम्बिनेशन है, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। तो इसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन तो है ही नहीं इनके पास बैन करने का। हाँ, मिसयूज होती है तो आप कंट्रोल करो, उसको टाइटन करो, पर बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया हांडा साहब, समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज पर आकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और हम देख रहे हैं काफी सारी फार्मा कंपनियां हैं, फाइजर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, और आप देखिए 5.5% नीचे वो शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। एल्केम लैब्स एक और ऐसी कंपनी जिसको थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन फाइजर, एबॉट जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा प्रभाव इस एक्शन से देखने को मिला। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आईपीएल का अपडेट। प्रियंका हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईपीएल के महामुकाबले का अपडेट, और ट्रेडर्स लीडर बोर्ड में सबसे आगे राजकुमार चौधरी 166% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। विमेन लीडर बोर्ड में नीलम सिंह है, 47% का रिटर्न कमा रही हैं, नंबर 1 के पायदान पर बनी हुई है। और बारी है ट्रेडर्स लीडर बोर्ड पर नजर डालने की। ट्रेडर्स लीडर बोर्ड में सबसे आगे चल रहे हैं दीपक शांतिलाल ठक्कर, 229% का शानदार रिटर्न कमा रहे हैं। ट्रेडर्स लीग के पिछले हफ्ते के विजेता वडोदरा के राजकुमार चौधरी हमारे साथ हैं। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बधाई हो, 166% का रिटर्न आपने कमाया है, और हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी कि इतना शानदार रिटर्न कमाया? जी मैडम, इसमें कोई ज्यादा स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, पर एक चीज सोचा था कि स्टॉक में जैसे फंडामेंटल, टेक्निकल बहुत से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं कि इतना सोचो, फिर यदि ये चीज हमारी सही निकलती है तो सेंटिमेंट बिगड़ जाता है मार्केट का। तो सोचा कि एक करेंसी में किया जाए, जहाँ एक सेंटिमेंट के हिसाब से ही सोच के हमने करेंसी में काम किया, और उस हिसाब से ही ये थोड़े प्रॉफिट आए। ओके, बढ़िया। तो करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आपको हुआ ये मुनाफा। शुक्रिया राजकुमार जी हमसे बात करने के लिए। 166% का शानदार रिटर्न कमाया राजकुमार चौधरी ने आईपीएल में। खबरों के दम पर इन्होंने करेंसी में ट्रेडिंग की और ये इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ।
तो सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। यही इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी में कहाँ है एक्शन हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में।